हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन से। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5 नंबर चैप्टर इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही शानदार तरीका। ठीक है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वरण्या कंपटीशन एकेडमी, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्रीज। चैप्टर का क्या नाम है? इंडस्ट्रीज। चैप्टर है इंडस्ट्रीज। तो हम लोग सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर affecting affecting location of इंडस्ट्रीज। फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी, इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या मेजर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द। आज हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं जमशेदपुर के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं पिट्सबर्ग के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉटन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसके बारे में, और हम लोग बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। जब कॉटन इंडस्ट्री का बात आएगा तो इंडिया में हम लोग अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे, और जापान का ओसाका के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीका से। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है? तो ऐसा एक्टिविटीज जिसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटीज जब हम लोग इनकम के लिए कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे। हम लोग दो टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में बात किए, फार्मिंग के बारे में। एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर है वो अपने परिवार के मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को पेट पालने के लिए, खाना खिलाने के लिए वो एग्रीकल्चर करता है। उसमें जो भी लेबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर ही होते हैं मैक्सिमम। तो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है ये क्या है? सबसिस्टेंस है। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक माइंडसेट हमारा इन्वॉल्व नहीं है। हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां से कुछ अनाज हम लोग क्या करें, ग्रो करें, और हमारे फैमिली मेंबर के लिए वो क्या हो, साल भर का काम पूरा हो जाए, बस। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग यही फार्मिंग को का जो प्रोडक्ट होगा, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट वहां से, यानी कि जो रॉ मटेरियल वहां से निकलेगा, जैसे चावल निकला, राइस निकला, उसको आज हम बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, एज ए सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। और वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो सोचो, तो वैसा एक्टिविटी जब हम लोग सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब सोचो कि हम घर में 4 बच्चों को, अपने ही फैमिली मेंबर के 4 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। वहां पे कोई हमारा नहीं है, बस हमें यही है कि कैसे भी पढ़ लिख जाए।
तो वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि हम कोई वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ाना मकसद है, दूसरा एज अ सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के सोर्स के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो अभी काम कर रहे हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। जैसे कि जंगल में कोई गया और हनी को क्या किया, गैदर किया, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी। कोई भी किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। हम अगर कोई रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी, बात समझे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, रियरिंग करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं बताओ, ये जो क्या करते, जंगल में गए, ये फॉरेस्ट एरिया में गए, फॉरेस्ट से हम लोग क्या किए, हनी को या फ्रूट्स को उसको गैदर किए। ये क्या है, ये है प्राइमरी एक्टिविटी आता है। लेकिन जो प्राइमरी एक्टिविटीज से प्रोडक्ट हमने लिए, जैसे कि फार्मिंग किया, फार्मिंग से हमें मिला गेहूं, गेहूं से हमने कन्वर्ट किया आटा में, आटा से हमने बनाया बिस्कुट। ये जो गेहूं को आटा में कन्वर्ट किया, आटा को बिस्कुट में कन्वर्ट किया, ये जो गेहूं और आटा है ये किस एक्टिविटी में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी एक्टिविटी। ये किस में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे उस प्राइमरी एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया था, प्रोडक्ट हमने ग्रो किया था, उसको अब प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ पे किसका काम आएगा, मशीनरीज का काम आएगा। जहाँ पे हमें मशीन्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को आज फिनिश्ड प्रोडक्ट में या प्रोसेस्ड फूड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या प्रोसेस्ड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। मेराइन्स एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश है, बहुत सारे फिश है, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिश जो हुआ वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, फिश को पकड़ना और उसको बेच देना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। लेकिन उस फिश से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करें, बहुत सारे मिनरल्स में हम लोग, विटामिन में हम लोग उस फिश के ऑयल का यूज करते हैं। तो वो जो फिश का जो ऑयल है उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो किस एक्टिविटी में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग उस फिश को क्या करेंगे, प्रोसेस करके उसमें से हम क्या करेंगे, बोलो, ऑयल निकालेंगे। ठीक, हम लोग गेहूं से गेहूं को आटा में कन्वर्ट किया, आटा को बिस्कुट में कन्वर्ट किया, अब उसी बिस्कुट को तुम केक में कन्वर्ट कर दो। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, और उसके लिए चाहिए हमें मशीनरीज। तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इंडस्ट्री में। कोई दिक्कत है, बोलो। अब देखो, इस दोनों के पास जो प्रोडक्ट तैयार होता है, हम लोग प्रत्येक एक स्टेज में वैल्यू एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, उसको हमने प्रोसेस करके एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट क्या किया, बना दिया। अब सोचो कि क्या जितना प्राइस में गेहूं मिलता है, क्या उतना ही प्राइस में हमें बिस्कुट मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हमने उसमें क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, और उसका वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब सोचो कि एक इंडस्ट्री है जो बिस्कुट बना रही है, दूसरा इंडस्ट्री क्या करेगी, पैकेजिंग का काम करेगी। क्या करेगी, पैकेजिंग का काम करेगी। तो हमें उस पैकेजिंग इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे बताओ, वो टर्शियरी एक्टिविटी में आएगा, या सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, या प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। जो पॉलिथीन हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक कौन सा एक्टिविटी में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। क्या करेगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस मैन्युफैक्चर को, तुम बिस्कुट का जो बिस्कुट बनाए वो हमको दो, हम उसको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करेंगे। तो पैकेजिंग किए, एक सर्विस प्रोवाइड किए। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी सर्विस का बात आएगा वो किस एक्टिविटी में आएगा, तो टर्शियरी एक्टिविटी में। किस एक्टिविटी में आएगा, तो टर्शियरी एक्टिविटी में आएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। तो आज जो चैप्टर है वो उसका नाम है इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री किस एक्टिविटी में आएगा, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। किस एक्टिविटी में, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में। और आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत है, तो हम लोग पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज का मतलब सिंपल मतलब है प्रोसेस से।
क्या करना, प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, वहां पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम लोग एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वहां पे कुछ हम लोग काम करते हैं, जिससे एक दूसरा मटेरियल हमें क्या होता है, तैयार होता है, तो एक दूसरा मटेरियल हमें मिलता है। इस पूरे प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। ये क्या है, इंडस्ट्री है जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब हम लोग इस डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जल्दी आप सोचो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का हो सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन के बारे में, जल्दी आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखो, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, और बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल पे जो पहला हमारा इंडस्ट्रीज है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अब बताओ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, बिस्किट, पेपर बनाना, पेपर बनाना। हम लोग एक ट्री के पल्प को लिए, उस पल्प को हम लोग एक पेपर में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि कहां से हम लोग ट्री लाए, ट्री लाए। तो अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस टाइप के ट्री का जिसको हम लोग पेपर में कन्वर्ट कर दें, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। टी है, जैसे एग्जाम्पल में टी हो गया, टी हो गया, टी बताओ कौन सा इंडस्ट्री है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉफी, कॉफी कौन सा इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और बताओ, और बताओ, पोटैटो, पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन, कॉटन क्लॉथ्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक, शुगर कैन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कोई दिक्कत है? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर वाले पार्ट्स। उसका जो प्राइमरी एक्टिविटी होगा वो कहाँ होगा, एग्रीकल्चर होगा, यानी कि फार्मर, वहां पे फार्मिंग हम लोग। कोई दिक्कत है? दूसरा आते हैं मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बताओ क्या होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सॉरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये कैसा इंडस्ट्री है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। हमें आयरन ओर चाहिए होता है स्टील बनाने के लिए, और एक प्योर आयरन में आयरन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए, आयरन ओर चाहिए। कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और बताओ, हमें बनाना है यूरिया, हमें बनाना है फॉस्फोरस, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। तो बताओ वहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जैसे भी जो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल्स में जो मेडिकल्स के लिए केमिकल्स तैयार होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के विटामिन बनता है या टैबलेट बनता है, जो भी माने पैरासीटामोल हो गया, जो भी हो गया, उसके लिए हमें केमिकल चाहिए होता है, तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। और बताओ, एक होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? फिर आगे बताइए क्या होगा, और आगे क्या हो सकता है, और बताइए आगे क्या होगा। और हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री,
एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि हम लोग लेदर तैयार कर रहे हैं, लेदर तैयार कर रहे हैं शूज बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, ये लेदर बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। उसके लिए एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा, तो हमें एनिमल को रियर करना पड़ेगा। लेदर कहाँ से आएगा? एनिमल होगा तब तो। ठीक, मिल्क आएगा, मिल्क कहाँ से आएगा? एनिमल पालेंगे, यानी काऊ पालेंगे, भैंस पालेंगे, तब तो आएगा, तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। कोई दिक्कत है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बेसिस ऑफ साइज, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब देखो, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारी जूट्स का जो क्लॉथ तैयार, जूट्स का जो होता है बैग तैयार किया जाता है, या कॉटन का जो कपड़ा होता है कोई हाथ से तैयार करता है, हाथ से जो बुनाई होता है जिनको हम लोग बुनकर बोलते हैं, वो हो गए। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो मिट्टी से जो बर्तन बनता है, तो हम लोग कुम्हार जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बर्तन है या खिलौना है उसको तैयार करते हैं। वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है या उसके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, या उसके लिए उसको 4 से 5 मेंबर चाहिए होते हैं, क्या करने के लिए? बनाने के लिए। तो किस टाइप की इंडस्ट्री में आएगा बताओ? तो आएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें चाहिए लार्ज कैपिटल, लार्ज लेबर, लार्ज मशीनरी, यानी कि हमें बड़े बड़े मशीनरी चाहिए, हमें क्या चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ लेबर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, तब जाकर के हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को क्या करेंगे? बना पाएंगे। कोई दिक्कत है? हम लोग तुरंत अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़िए, फिर हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत ही कम लोग क्या है? इन्वॉल्व हैं उस चीज को बनाने में। 5 से 6 लोग हो सकते हैं, या एक इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पे बड़े बड़े मशीनरीज काम करते हैं। हो सकता है वो बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से कुछ ऐसे मशीन है जो काम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स जो इंडस्ट्रीज है, जो माने कि जो भी चीज है वो रोबोट से अपना तैयार कर, हमें वहां पे कोई काम ही नहीं है, हमें कोई वहां पे काम नहीं है, बस मशीन सारा काम कर रहा है, वो आएगा। ठीक, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है। ठीक, ये क्या है? ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक होता है पब्लिक इंडस्ट्री, दूसरा होता है प्राइवेट, और तीसरा होता है ज्वाइंट, चौथा होता है कोऑपरेटिव्स। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ओनरशिप पे? ओनरशिप में कोई दिक्कत है? क्या क्या होगा बोलो? एक होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा हो गया ज्वाइंट, चौथा हो गया कोऑपरेटिव। जैसे कि हेल है, सेल है, हेल है, सेल है, ये किस टाइप के इंडस्ट्रीज है? ये किस टाइप के हैं? तो पब्लिक सेक्टर है। क्या है? पब्लिक सेक्टर है। रिलायंस है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, एक इंडिविजुअल उसका क्या है? इंडिविजुअल उसका ओनरशिप है। ठीक, यहाँ पे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट चला रही है। दूसरा है ज्वाइंट, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्या है? मिला हुआ है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं? मारुति है, ये क्या है? ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, जैसे कि सुधा हो गया, अमूल हो गया, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है और दूसरा क्या है बोलो? दूसरा एक प्रोड्यूसर है,
प्रोड्यूसर का मतलब हो गया कि प्रोड्यूस करा, जैसे कि मिल्क मैन हो गया, यानी कि सुधा के लिए हमें चाहिए मिल्क, तो मिल्क के लिए हमें एनिमल रियरिंग करना होगा। तो एक किसान गांव में बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं, एनिमल पालन कर रहे हैं, एनिमल को पाल रहे हैं, वहां से दूध को लेकर के एक जो डेयरी के कलेक्टर है, यानी कि पूरे इलाका से दूध को कलेक्ट करेगा, फिर उसको मशीन व्हीकल से क्या करेगा, जहाँ पे डेयरी फार्म है, कि जहाँ पे जो भी है कोऑपरेटिव, जो ये डेयरी का बनाने का प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, मशीनरी है, वहाँ पे भेज देगा। तो इसके लिए कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग इंडस्ट्रीज को सॉरी हम लोग इंडस्ट्रीज को इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। सबसे पहला क्या था, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने क्या क्या क्लासिफाई किया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड, और बोलो एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड में मेराइन भी हो सकता है, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे हम लोग स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम लोगों ने क्या किया, में क्लासिफाई किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव्स, ये क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब चलिए आगे देखते हैं। आ गया इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटीज है। इंडस्ट्री अभी हमने आपको बताया इंडस्ट्री कैसा एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड और वैल्यू प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पल्प चेंज इनटू पेपर एंड पेपर चेंज इनटू नोटबुक। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से पल्प है, हम लोग पल्प को कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, ट्री से। इस पल्प को से हम लोग क्या बना रहे हैं, पेपर। इस पेपर से हम लोग क्या बना रहे हैं, बताओ, नोटबुक। क्या बना रहे हैं, नोटबुक। यहाँ पे देखो हम लोग पल्प से क्या क्या कन्वर्ट किया। अब बताओ सबसे कॉस्टली हमें क्या मिलेगा, हाई वैल्यू प्रोडक्ट क्या है, नोटबुक है। नोटबुक हमें क्या मिलेगा, कॉस्टली मिलेगा। पल्प हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लेबर इन्वॉल्व है, लैंड इन्वॉल्व है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, जैसे कि मशीनरीज हो गए, वो इन्वॉल्व है। उसके कारण इसका वैल्यू जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है। तो इसमें देखो पल्प जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, पल्प को कलेक्ट करना एक प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, लेकिन उस पल्प से पेपर तैयार करना, पेपर से नोटबुक तैयार करना, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। तो इंडस्ट्री कैसा एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पल्प से हम लोग पेपर बनाते हैं, पेपर से हम लोग नोटबुक तैयार करते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, 2 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। पल्प से पेपर बनाए, पेपर से हम लोग नोटबुक बनाए। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है बोलो। ठीक वैसे ही आ गया क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन। हम लोग कॉटन से क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो कॉटन को से प्रोसेसिंग में देखो कितना चीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले एक फार्मर है, वो क्या ग्रो करेगा, कॉटन प्लांट, कॉटन ग्रो करेगा। उस कॉटन को हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस थ्रेड से हम लोग क्लॉथ बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। फिर इस क्लॉथ से हम लोग क्या तैयार करेंगे, शर्ट तैयार करेंगे, या जो भी कपड़ा होगा वो हम लोग तैयार करेंगे। अब देखो कितना प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा। एक क्या कर रहा है, थ्रेड में तैयार कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, क्लॉथ बनाएगा, तीसरा क्या करेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ठीक, तो ये है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, तो इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जहां पे हम लोग एक आइटम को दूसरे आइटम में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाते हैं, तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको हम लोग इन्वॉल्व कराते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया है, हो गया है, कोई दिक्कत है। एक बार फिर देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ, हम आप लोग बताओ क्या क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल हमने क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक, रॉ मटेरियल के बेसिस पे मिनरल बेस्ड, फिर हमने केमिकल बेस्ड, फिर हमने क्या किया, तैयार किया एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड। और बताओ
एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, और भी बहुत सारे हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने क्या किया, प्राइवेट, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक, ज्वाइंट, और हमने क्या किया बोलो, ज्वाइंट के बाद क्या था, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स। फिर ऑन द बेसिस पर हम लोग किस पे, किस बेसिस पे किए थे बताओ, ऑनरशिप, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यहां पे साइज नहीं है, ऑनरशिप है। ऑनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज हमने क्या किया बताओ, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ठीक है, तो हमने इस बेसिस पे क्या किया है, इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया तीन बेसिस पे। एक रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे 3 इंडस्ट्री हुआ, ऑनरशिप पे 4 हुआ, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ साइज 2 हुआ, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ये क्या है, इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में आगे पढ़ा है और थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डायरी प्रोडक्ट हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया। ये किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बताओ क्या होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे कि रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वहां पे हम लोग रेलवे के लिए बिल्डिंग मटेरियल तैयार करते हैं, मशीनरी तैयार करते हैं, आयरन है, आयरन ओर से हम लोग स्टील तैयार करते हैं, तो ये क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ओशियन में जो एनिमल्स हैं उसको हम लोग एज ए रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, सी फूड हो गया। ये क्या है, एग्जाम्पल है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री का। अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे एक नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहां से हम लोग मेडिसिनल बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग यूज करते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बिल्डिंग में यूज करते हैं, पेपर और पल्प तैयार करते हैं। ये किसके लिए, कहां से आता है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से। तो जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री है, उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री है, और क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। कोई दिक्कत है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल में क्या है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे कि स्मॉल स्केल टाइप के इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट जो भी चीज़ हम लोग प्रोडक्ट हाथ से क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि बाई आर्टिसियन। फिर बास्केट ऑफ वेविंग, वेविंग बास्केट का जो वेविंग करते हैं, मखाना तैयार करते हैं। मखाना एक क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या हुआ कि मखाना हमने ग्रो किया, उस मखाना वाले प्लांट से हमने क्या किया, उसको तोड़ के प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा बोलो, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेजर, जिसमें हम लोग लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल हम लोग यूज करते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री। ठीक, में हम लोग प्रोड्यूस भी बहुत ही कम वैल्यू में करते हैं। अब लार्ज इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, इन्वेस्टमेंट चाहिए कैपिटल का बहुत ज़्यादा, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट वहाँ से हमें प्रोसेसिंग करना होगा, जैसे कि सिल्क का वेविंग करना है, इंडस्ट्री से बनाना है, मशीन से बनाना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे इंडिविजुअल का ऑनरशिप होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। जैसे देखो हेल दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कैसा इंडस्ट्री है, ये पब्लिक ऑनरशिप वाले इंडस्ट्री है। प्राइवेट जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ये क्या है बोलो, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। पब्लिक सेक्टर में जैसे कि हेल हो गया, सेल हो गया, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये कैसा इंडस्ट्री है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। और वो एक आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये कैसा है, ज्वाइंट सेक्टर, जहां पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। फिर आ गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में बताओ क्या होता है, जहां पे जिसका ओनरशिप प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। प्रोड्यूसर कैसे ऑन करता है, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करता है। सप्लायर कौन होता है, जो मिल्क निकालता है एनिमल से, ठीक, जो मिल्क को कलेक्ट करता है, वो हो गया सप्लायर। तो दोनों के हेल्प से चलता है कोऑपरेटिव से, किसके तो प्रोड्यूसर और सप्लायर के हेल्प से। जैसे कि सुधा डायरी हो गया, क्या हो गया, सुधा डायरी हो गया, अमूल डायरी हो गया, ये
आनंद मिल्क हो गया। तो ये क्या है, ये है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट कर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ाया पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडस्ट्री लोकेशन को, यानी कि इंडस्ट्रियल जो प्लांट है उसको कहाँ लगाया जाए वो अफेक्ट करे। तो सबसे पहला होगा कि जिस इंडस्ट्री को लगाने का हम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जैसे कि मान लिए हमें कॉटन क्लॉथ तैयार करना है, उसके लिए एक प्लांट लगाना है, लेकिन मेरा माइंड में आ रहा है कि यार ऐसा जगह लगाते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो, एकदम माउंटेनियस रीजन हो, ग्रीनरी हो, सब चीज़ हो, अच्छा मौसम हो, और लद्दाख को चूज कर लेते हैं। क्या, लद्दाख को चूज कर लेते हैं इस बेसिस पे, वहाँ पे हम लोग प्लांट लगा लेते हैं। तो बताओ क्या वहाँ पे जो हमने कॉटन प्लांट लगाया, कॉटन क्लॉथ तैयार करने का प्लांट लगाया, क्या हमारा वो डिसीजन सही है, सही डिसीजन है? तो नहीं, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ हम लोग तैयार करेंगे उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल तैयार होता है गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में, प्लांट हमारा है लद्दाख में, रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है बताओ कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। तो रॉ मटेरियल को प्लांट के पास ले जाने में कॉस्ट आएगा, उसको कहाँ तुम ऐड करोगे, फाइनल प्रोडक्ट में। तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही तुम्हारा कॉस्टली हो जा रहा है, तो लोग खरीदेंगे क्यों? तो जो तुम्हारा प्लांट है वो चलने वाला नहीं है, वहां से हटा दो, हटा के शिफ्ट करो कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में तुम कैसे किस जगह पे शिफ्ट करोगे? तो हम वहां पे देखेंगे कि क्या उसके लिए मार्केट अवेलेबल है, इजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, कॉस्ट कम कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे। अगर हमें कॉटन इंडस्ट्री बैठाना है और कॉनट प्लेस पे चले गए, खान मार्केट में चले गए, और वहां पे हम लोग सोचे कि चलो यहीं पे एक प्लांट लगा देते हैं, मार्केट तो है यहीं पे प्लांट लगा देते हैं, और हम लोग सोचे नहीं कि वहां पे जो जमीन है, जो लैंड है, का कॉस्ट कितना बहुत हाई है, तो वहां पे हमें क्या होगा, लॉस होगा, वहां पे क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो हमें ऐसे रीजन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, वाटर इजिली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, मार्केट है हमारे पास, सबको ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे बोलो, अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो पहला जो होगा फैक्टर वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होगा पहला फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या होगा बोलो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जब हम लोग एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो काम करने वाले लोग भी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वर्कर, वर्कर्स। और बताओ, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लो कॉस्ट लैंड, लो कॉस्ट लैंड, इजी ट्रांसपोर्टेशन, इजी ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे बताइए, और बताओ क्या होगा, और बताओ क्या होगा, और हमने आपको क्या बताया, मार्केट, मार्केट, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आगे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल का हो गया, वाटर हो गया, वर्कर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी अगर हमें मिल जाए, किसी स्टेट में हमें क्या हो जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाए, तो भी क्या होगा, मजे ही मजे हो जाएंगे।
मजे ही मजे हो जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हमें जब भी इंडस्ट्री सेटअप करना है या कोई भी प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो हम सभी के फैक्टर को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सोचो कि तुम्हें एक बिस्किट्स का फैक्ट्री तैयार करना है, तो बिस्किट का फैक्ट्री तुम कहाँ पे तैयार करोगे? जहाँ पे मार्केट इजिली अवेलेबल है वहां पे, या जहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है वहां पे? सोचो और सोच के बताओ और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। कोई दिक्कत है? तो आप फैक्टर समझ गए कौन कौन से फैक्टर है। ये नया फैक्टर है, ये फैक्टर है जब क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है, कोई सब्सिडी देखे होर लगा हुआ है, तो कोई बिजनेस जो समिट होता है उसको कंडक्ट कराता है, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए, हमारे जो कुछ स्कीम्स है उसके बारे में सुने, और क्या हो गए बोलो, थोड़ा लालच में आकर के हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री लगा दे। कोई बोलेगा कि हम फ्री में लैंड दे देंगे 1 रुपया के मंथली किराया पे, हम बोलेंगे इजी लैंड प्रोवाइड करेंगे, इजी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एकदम सब्सिडी पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो वहां पे हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब आइए, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और मार्केट। दूसरा क्या है, पावर, लैंड और ट्रांसपोर्ट, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम, जो जब भी हम लोग बात करेंगे सिस्टम, जब भी हम बात करेंगे सिस्टम, तो तुम सोचो कि तुम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का सोच रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तुम लगाओगे, तुम सोचोगे कि हमें उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए। कुछ मशीन चाहिए, हमें लैंड चाहिए जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके, हमें लेबर चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें मार्केट चाहिए। मार्केट तो बाद में आएगा, मार्केट छोड़ दो, हमें ये सारे प्रोडक्ट चाहिए। कौन कौन? तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, हमें चाहिए क्या बोलो, हमें चाहिए लेबर, लेबर, हमें क्या चाहिए, कैपिटल, हमें क्या चाहिए, कैपिटल्स, हमें क्या चाहिए बोलो, और हमें क्या चाहिए, लैंड, हमें क्या चाहिए, लैंड्स। कैपिटल किस लिए चाहिए, मशीन के लिए, कैपिटल किस लिए चाहिए, मशीन के लिए। तो हमें देखो, हमने इतनी चीज का तो इस्तेमाल किया, लेकिन क्या बनाने के लिए, हमें क्या तैयार करना है, हमें तैयार करना है कॉटन क्लॉथ। हमें क्या तैयार करना है, कॉटन क्लॉथ। अब बताओ हमारे पास क्या क्या चाहिए कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए। हमें रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए जो क्या करेगा, फार्मर ग्रो करेगा। उस कॉटन को हम लोग इस मशीन में लाएंगे। मशीन सेटअप करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, उसको सेटअप करने के लिए हमें लैंड चाहिए, और इस इंडस्ट्री में, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने के लिए हमें चाहिए लेबर। और यहाँ पे इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अब क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा इसका, इस रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग करके हम क्या तैयार करेंगे, कॉटन तैयार करेंगे। तो जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग से पहले, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर और कैपिटल, ये हो गया हमारा इनपुट। ये क्या हो गया, इनपुट। ये हो गया प्रोसेसिंग, यहां पे क्या हो गया, प्रोसेसिंग, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट, आउटपुट। तो सिस्टम का मतलब है कि हमें चाहिए सिस्टम में कुछ चीज बनाना है। सिस्टम क्या चाहिए, कुछ चीज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बोलो, रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें मशीन चाहिए, जिससे हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, और हम क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो ये जो सिस्टम बना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सिस्टम बनेंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट्स, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, सिस्टम है, वो किस चीज से बनता है, इनपुट से। किससे बनता है, इनपुट से। इनपुट में क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, कॉस्ट यानी कि लो कॉस्ट का जो लैंड है वो हो सकता है, फिर होता है ट्रांसपोर्ट्स होगा, पावर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये होगा बोलो क्या, इनपुट में। अब हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। जो मशीन हमने लगाए हैं उस मशीन में उस रॉ मटेरियल को डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा,
फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा, और जो हमारा इंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनकम होगा। तो आउटपुट के रूप में हमें कॉटन क्लॉथ मिलेगा और फिर उससे हमें क्या मिलेगा, बोलो, इनकम जनरेट होगा। ये है इंडस्ट्रियल सिस्टम जो बनता है इनपुट से, आउटपुट, प्रोसेस से और आउटपुट से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन। क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले ये है अमेरिका। तो ये पूरा रीजन है, और अमेरिका का जो ईस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न जो रीजन है, ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ये एक इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न रीजन इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आया यूरोप। यूरोप का जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा, ईस्टर्न, ईस्टर्न रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेक्स हैं, बताओ कौन सा लेक है, जल्दी लेक का नाम बताइए। वहाँ पे कुछ लेक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस लेक का नाम बताइए। उस लेक वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ से इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर वे हमारे पास है, वाटर इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, इसलिए जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न रीजन है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिच रीजन है। ठीक, कौन किसका, नॉर्थ अमेरिका का। अब आते हैं यूरोप। यूरोप, यूरोप का कौन सा रीजन है जो इंडस्ट्रियल है, तो है वेस्टर्न यूरोप। यूरोप और सेंट्रल यूरोप, और सेंट्रल यूरोप। कौन कौन? वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप। और एशिया का, एशिया का कौन सा, तो ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया जैसे चाइना, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ठीक, वो क्या है, ताइवान। ये है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द एशिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पढ़ो, यहाँ पे दिया है, द इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर। इंडस्ट्रियल रीजन किसको बोलेंगे, जब बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्री वो एक ही साथ क्या करते हैं, लोकेटेड है, एक ही प्लेस पे लोकेटेड है, वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल रीजन कहलाएगा। जो क्या करते हैं, बेनिफिट शेयर करते हैं फॉर देयर क्लोजनेस। क्यों? सोचो कि एक है आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बगल में हम हैं, रख दिए हम हैं ट्रेन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील और आयरन चाहिए होता है एक ट्रेन को बनाने में। एक ट्रेन को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, आयरन चाहिए और स्टील चाहिए। हम क्या करेंगे, उसके आसपास ही उस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को लगा देंगे जो ट्रेन को क्या करेगा, बनाएगा। ठीक, दो इंडस्ट्री हो गया, एक क्या बना रहा है बोलो, एक बना रहा है ट्रेन और दूसरा बना रहा है स्टील, और दोनों के क्लोजनेस के चलते दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसको आसानी से मार्केट मिल गया और उसको आसानी से रॉ मटेरियल मिल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, और ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया है, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो लोकेटेड है टेम्परेट एरिया में। और वो उनके पास क्या है, पोर्ट है, सी पोर्ट्स है और कोल फील्ड है। लेकिन आज के डेट में ये वाला फैक्टर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कोल फील्ड का फैक्टर जो है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तो अब कहीं से भी, इलेक्ट्रिसिटी से सारा मशीनरी काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, जितना हमें चाहिए हीट उतना हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं। तो इसका अब उतना ज़्यादा कोई अब मैंने कोई बड़ा फैक्टर नहीं है जो किसी इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करे। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज ए सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया में कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है, तो मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलुरु तमिलनाडु क्लस्टर है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम और गंतूर जो बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली यानी कि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, फिर कोलम्स तिरुवनंतपुरम से जो केरला का जो रीजन है, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है कहाँ का, तो इंडिया का। कौन कौन, मुंबई पुणे
बेंगलुरु तमिलनाडु, फिर है हुगली रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम और गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव यानी कि दिल्ली एनसीईआरटी बोलो, कोलम्स और त्रिवेंद्रपुरम, ये जो क्लस्टर है कहाँ पे, इंडिया में, ये कैसा है, इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक, और वर्ल्ड के लेवल पे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ये सारे रीजन जो हैं ये सी पोर्ट्स और कोल फील्ड के नजदीक हैं। सी पोर्ट और कोल फील्ड के क्या है, नजदीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री में हम लोग इस बुक में बात करने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन एंड टेक्सटाइल एनर्जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, टेक्सटाइल एनर्जी। अब बात करें वर्ल्ड मेजर्स इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील्स और टेक्सटाइल एनर्जी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल एनर्जी है ये ओल्डर इंडस्ट्री है, ये क्या है, ओल्डर इंडस्ट्री है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री है ये एक इमर्जिंग क्या है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इमर्जिंग इंडस्ट्री को हम लोग सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री के भी नाम से जानते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेलनेस है, हॉस्पिटैलिटी है, नॉलेज है, वो इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है। और जो हमारा जो ओल्डर जो इंडस्ट्री है वो कौन है, आयरन और आयरन स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कंट्री इन विच द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया। ठीक, जो मेजर मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो किस किस कंट्री में लोकेटेड है, वो जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है, रसिया में है। और जो टेक्सटाइल वाला जो इंडस्ट्री है वो है साउथ कोरिया में, वो है इंडिया में, हांगकांग में, जापान में और ताइवान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ये जो रीजन है ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक, तो मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताओ कहाँ पे है, ये सबको पता है, वर्ल्ड फेमस है गूगल, सिलिकॉन वैली। और इंडिया में बेंगलुरु का रीजन जो है वो क्या है, बोलो क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अब आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है ये सभी इंडस्ट्री का बैकबोन है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकबोन है। क्योंकि जो भी चीज या जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जो भी जिसमें हमें मेटल का जरूरत है, वहां पे ये इंडस्ट्री काम में आता है। इसी से हम लोग यहाँ इसी इंडस्ट्री से हम लोग क्या निकालेंगे, आयरन और स्टील निकालते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज बनाने में काम आते हैं, बड़े बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, जो घर में काम आता है, आज के डेट में फर्नीचर में भी काम आ रहा है, पलंग बना रहे हैं हम लोग स्टील से। ठीक है, जो हमारे खाने पीने का जो बर्तन होते हैं वो होते हैं स्टील का। तो जो ये इंडस्ट्री है ये एक बैकबोन इंडस्ट्री है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, तो आयरन और जो इंडस्ट्री है यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसको हम लोग फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, स्टील निकलता है, वो स्टील दूसरे प्लांट में या दूसरे इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे क्या होता है, यूज में आता है। हमें बनाना है कार, तो हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा एक कार बनाने के इंडस्ट्री में तो कार होगा, कार बना के तैयार करेंगे। लेकिन उससे हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे हमें आयरन चाहिए, हमें चाहिए स्टील, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लास्टिक। जो स्टील हुआ, जो आयरन हुआ, जो प्लास्टिक हो रहे हैं, ये क्या है बोलो, ये कार के लिए एज अ रॉ मटेरियल है। हमें कॉफी तैयार करना है, हमें कॉफी तैयार करना है, हमें चाय पिलाना है, तो जो चाय तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए जो टी है वो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। हमने कॉटन से थ्रेड बनाया, कॉटन क्लॉथ बनाया, लेकिन उसी क्लॉथ से हमें क्या करना है, एक शर्ट बनाना है। तो जो क्लॉथ हमने यूज किया शर्ट बनाने के लिए, वो क्लॉथ क्या हो जाएगा, इस शर्ट के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल होगा। अगर हमें शर्ट तैयार करना है तो हमें रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, कॉटन क्लॉथ चाहिए। हमें कॉटन, हम फार्मर के पास नहीं जाएंगे, हम कॉटन क्लॉथ लेके आएंगे। कोई दिक्कत है? तो इसमें जो इनपुट चाहिए आयरन स्टील इंडस्ट्री में, उसमें हमें क्या चाहिए बोलो, उसमें क्या चाहिए हमें बताइए जल्दी। तो उसमें चाहिए हमें आयरन ओर, हमें चाहिए कोल, हमें चाहिए लाइम स्टोन। क्या चाहिए, लाइम स्टोन। और इस सभी के यूज करके हम लोग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालेंगे स्टील।
ठीक, स्टील। इसीलिए हम लोग आयरन जो हमारा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री उसको फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी हमने बताया, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है वो दूसरे इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो सबसे पहले बताओ हमें स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं? तो स्टील बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल होता है, आयरन ओर होता है, उसको ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं? डालते हैं, जहां पे जो आयरन ओर का क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग उसको बोलते हैं। जो आयरन ओर है, आयरन ओर में क्या होता है? वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। तो जब हम लोग एक मेटल से इम्प्योर सब्सटेंस को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको स्मेल्टिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं? स्मेल्टिंग करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा? आउटपुट के रूप में एक स्टील मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टील मिलेगा। अगर इसी स्टील में हम लोग एल्युमिनियम ऐड कर देते हैं, कॉपर ऐड करते हैं, तो एक एलॉय तैयार होगा जो बहुत ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जो क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कोई दिक्कत है? तो स्टील क्या होता है? स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर। जो स्टील होते हैं वो क्या होते हैं? बोलो, बहुत टफ होते हैं, जो रस्टेड नहीं है, यानी कि उसमें जंग नहीं लग सकता है। इसलिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी बड़े इंडस्ट्री में। हमें ब्रिज बनाने होते हैं तो हम लोग हाई स्टील या हाई क्वालिटी के आयरन्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक, और इसको आसानी से, स्टील को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? शेप कर सकते हैं। किसी भी शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। हम लोग इससे वायर बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर इसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट में मेटल डाल देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम डाल देते हैं, निकल डाल देते हैं, कॉपर डाल देते हैं, तो ये एलॉय हो जाता है, जो स्टील को बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा टफ बना देता है, जिसमें जंग नहीं लगेगा। जिसमें जंग क्या होगा? नहीं लगेगा। कोई दिक्कत है? स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स वी यूज इज इधर मेड ऑफ आयरन और स्टील। कोई दिक्कत है? अगर जितने भी मशीनरीज हम लोग यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का क्या होता है? यूज होता ही होता है। कोई दिक्कत है? ठीक, पिन बनाना है, निडल बनाना है, बहुत सारे काम में हमें क्या होते हैं? स्टील का हमें जरूरी होता है। या जैसे कि वायल हमें पहुंचाना है, वायल में जो पाइपलाइन होता है, तो जो पाइप बना होता है वो स्टील का ही बना होता है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगे इसलिए। तो जो हमारा स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। क्या होता है? बोलो, बैकबोन माना जाता है। अब देखो, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया है। बोला गया है कि बिफोर 1880, यानी कि 1880 में जो स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री होते हैं, ये जहां पे रॉ मटेरियल होता था, जहां पे पावर का सप्लाई होता था, जहां पे रनिंग वाटर है, इजिली अवेलेबल है, वहां पे हम लोग सेटअप करते थे। यानी कि 1800 एडी के पहले, कब? 1800 एडी के पहले हम लोग जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है हम लोग सेट करते थे कहां पे? जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, जहां पे पावर सप्लाई इजिली अवेलेबल हो, जहां पे ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल हो, और जहां पे रनिंग वाटर इजिली अवेलेबल है, तो हम लोग कंसीडर करके क्या करते थे? तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करते थे। अब आते हैं 1950 के आसपास। 1950 में हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री को लोकेट करते थे जहां पे फ्लैट लैंड है नियर सी, यानी कि जहां से इंपोर्ट, अगर हमें क्या करना है कि आयरन स्टील जो हुआ वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा, हमारे यूज से ज्यादा होने लगा, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? अलग अलग कंट्री में भेज देंगे। तो अलग अलग कंट्री में जब हम लोग स्टील भेजेंगे तो उसके लिए हम कहाँ पे सेटअप करेंगे? तो पोर्ट के पास सेटअप करेंगे। कहाँ पे? पोर्ट के पास। तो ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को क्या करते थे? सेटअप करते थे। जैसे देखो, ये 1800 के लिए बेस्ट लोकेशन दिया गया है। यहाँ पे है रॉ मटेरियल, ये आपको दिख रहा है रिवर, यहाँ से हम लोग इससे बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पे है हमारा इंडस्ट्री प्लांट, और ये एरिया से हम लोग आसानी से क्या कर देते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत है? अब इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हुआ, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, जिसके कारण हमारे देश में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ही क्या हुआ? डेवलप हुआ। जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेंटर है स्टील प्रोड्यूस करने का, वो भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है। ये सिचुएटेड है किस किस रीजन में? बताओ। केवल 4 स्टेट में ये फैला हुआ है, बंगाल,
झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सालेम तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री का रीजन है। ठीक, इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो मेन वो कहाँ पे है? भिलाई छत्तीसगढ़। अब बताओ दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर कहाँ पे है? जल्दी बताइए। राउरकेला, बोकारो, बोकारो कहाँ पे है? जल्दी बताइए। ठीक, बंगाल और झारखंड, ये जितने भी ये आप रीजन बताएं ये है 4 रीजन में है। कौन कौन? तो ये है बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका का रीजन है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का रीजन है। सालेम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यानी कि स्टील सेंटर है इंडिया में। अब आ गया जमशेदपुर। देखो इस जमशेदपुर का जो पहले जो नाम था वो था साकची। क्या था? साकची, SAKI, साकची। इसी साकची का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? जमशेदपुर कर दिया। ठीक, 1947 से पहले इंडिया में एक ही इंडस्ट्रियल प्लांट था, आयरन स्टील का प्लांट था, वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को। क्या था? टिस्को। उसके बाद जो प्राइवेटली ऑन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेटअप, बहुत सारे प्लांट लगाए, जैसे कि सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक, इस टाइप के बहुत सारे प्लांट लगाए। टिस्को जो स्टार्ट हुआ था वो 1907 में यानी कि 1907 में हुआ था। कहाँ पे? साकची में। साकची में जो किस रिवर पे है? तो किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है? तो सुवर्णरेखा और खारकाई जो रिवर है झारखंड में, उसी रीजन में साकची लोकेटेड था और उसी साकची का नाम क्या हो गया? जमशेदपुर हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखो साकची को किस लिए चूज किया गया था? क्योंकि इसके 32 किलोमीटर के बाद ही यहाँ पे कलामती रेलवे स्टेशन है जो जाता है कहाँ तक? तो बंगाल से नागपुर। बंगाल नागपुर जो रेलवे लाइन है वो इसी साकची से गुजरता है और वो केवल 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, केवल 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब आते हैं, इट वाज क्लोज टू आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट एज वेल एज टू कोलकाता। ठीक, ये जो साकची था, साकची जहाँ पे पहला प्लांट लगाया गया टिस्को का, वो आयरन और वहां से नजदीक था, वहां से कोल नजदीक था, वहां से मैग्नीज नजदीक था। ठीक, तो रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, सुवर्णरेखा रिवर अवेलेबल है यानी कि पानी भी अवेलेबल है, और मार्केट के तौर पे वहां पे कोलकाता भी अवेलेबल, कोलकाता भी अवेलेबल। कोलकाता ही तो राजधानी था देश का उस टाइम। ठीक, 1907 में तो कोलकाता के ध्यान में रख के कि वहां पे मार्केट भी मिल गया। ठीक, कोलफील्ड में झड़िया था, झड़िया कोलफील्ड है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलामाइट, मैग्नीज उड़ीसा से आ जाता था, छत्तीसगढ़ से आ जाता था। खरकाई एंड सुवर्णरेखा ये रनिंग वाटर प्रोवाइड करा देते थे। ठीक, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे जो एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड किया और वहां पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, वो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जमशेदपुर में बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे कि टिस्को का है, उसमें एग्रीकल्चर का भी है, जिसमें एग्रीकल्चर का पार्ट बनता है, केमिकल प्रोड्यूस होता है, लोकोमोटिव पार्ट बनता है, एग्रीकल्चर का जो इक्विपमेंट होता है जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, जो भी चीज़ है वो बनता है, मशीनरीज तैयार होते हैं, टिन प्लेट तैयार होता है, टिन प्लेट ये केबल होता है, वो वायर होता है, वो चीज़ तैयार किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टोर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द डोर्स ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ, इसी के कारण इंडिया भी क्या हुआ? बोलो, इकोनॉमिकली ग्रो किया। हम नेक्स्ट आते हैं पिट्सबर्ग। ये 2 रीजन है, एक पिट्सबर्ग है जो कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। कहाँ पे है? बोलो, अमेरिका में है। ये इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है अमेरिका का, जिसको हम लोग स्टील कैपिटल ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक, इसका लोकेशनल एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है। क्या है? रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है। इसके बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक क्या है? जो इंडिया के जो वहाँ पे ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स है वो अवेलेबल है, जहाँ से आसानी से क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, और इजिली हमें वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो पिट्सबर्ग कहाँ पे है? अमेरिका में है। फिर आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमने जमशेदपुर के बारे में पढ़ लिया, पिट्स के इंडिया के बारे में। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे कुछ रीजन का दिया हुआ है, ये देखो इंडिया है, ये देखो चाइना है, जापान है, ताइवान है, यहाँ पे देखो अफ्रीका में सबसे कम है, एशिया में बहुत ज़्यादा है, फिर यूरोप में है, अमेरिका में है। ठीक, यहाँ पे हमें वेविंग करना होता है क्लॉथ का, किससे? यार्न से। और ये एक एंशियंट आर्ट है। क्या है? एंशियंट आर्ट है, जहाँ पे हम लोग कॉटन, वूल, सिल्क, जूट और फ्लेक्स का यूज करके डिफरेंट क्लॉथ बनाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम। जैसे कि फाइबर आर द रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइबर भी होता है। फाइबर कैन
बी मेड नेचुरली एंड मैन मेड। फाइबर को हम लोग नेचुरली भी तैयार कर सकते हैं, मैन मेड भी तैयार कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर में बताओ क्या होता है, उल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, लिलन होता है और जूट होता है। मैन मेड फाइबर में नायलन होता है, पॉलिस्टर होता है, एक्रिलिक होता है और रे ऑन होता है। ये क्या है, तो जो हमारे पास जो फाइबर्स हैं, कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं और कुछ मैनमेड फाइबर होते हैं, इसलिए ये इंडस्ट्री डिफरेंट रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड का सबसे पुराना इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि 18th सेंचुरी के बाद जो क्लॉथ हुआ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि स्पिनिंग के टेक्निक जो हम लोग व्हील या हैंडलूम का यूज करते थे, उसके बाद मशीन का यूज होने लगा। यही तो था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसके कारण हमारा जो हैंडलूम जो इंडस्ट्री था इंडिया में, जो मैनमेड के तौर पे काम करता था, स्पिनिंग के तौर पे व्हील जो होता है, देखे होंगे गांधी जी बैठ के ऐसे चला रहे होंगे, वो जो व्हील था को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा हैंडलूम का जो इंडस्ट्री था, जो हैंड से हम लोग कपड़ा तैयार करते थे, उसको क्या कर दिया, खत्म करके पावर लूम ला दिया, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्लॉथ को क्या किया, प्रोड्यूस किया, कपड़ा तैयार किया। और पूरा इंडियन जो इंडस्ट्री था पुराने माने कि मुगल काल के समय में बना हुआ सारा इंडस्ट्री खत्म हो गया। ठीक, तो अब आते हैं टुडे इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए है जहाँ पे ये इंडस्ट्री क्या हो रहा है, फ्लोरिश कर रहा है। इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन। इंडिया के पास क्या है, ग्लोरियस ट्रेडिशन है जहाँ पे हम लोग फाइनेस्ट क्वालिटी का, एक्सीलेंट क्वालिटी का क्या करते हैं, बोलो, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, जैसे कि मसलूम है जो ढाका में होता था, टिंज होता है मछलीपट्टनम में होता था, कैलिकोज होता है कालीकट में, गोल्ड वर्क होता है कॉटन यानी कि बुरहानपुर में, सूरत, बड़ोदरा, ये सारे रीजन है जो फाइन क्वालिटी के कॉटन के लिए जाने जाते थे। ठीक, द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाल इस्टेब्लिश इन मुंबई। सबसे पहला जो मैकेनाइज्ड जो मशीन है, मिल है, टेक्सटाइल मिल है, वो मुंबई में 1854 में सेटअप किया जाता है। जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है, वहाँ का जो आसानी से हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास मार्केट भी अवेलेबल है, वहाँ पे स्किल्ड लेबर भी थे, जिसके कारण ये जो रीजन है टेक्सटाइल रीजन के तौर पे क्या हुआ, ग्रो करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रीजन के तौर पे जो मुंबई और अहमदाबाद का रीजन है, ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, ग्रो करता है, क्योंकि हमें आसानी से ब्लैक सॉइल है, कॉटन के लिए जाना जाता है, आसानी से हमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल मिल गया, स्किल्ड लेबर मिल गए, क्योंकि पहले से वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, इस मशीनरी को सेटअप किया गया, जिसके कारण ये पूरा जो इंडस्ट्री है महाराष्ट्र का और गुजरात का, वो कॉटन के लिए जाना लगा, कॉटन यूनिवर्सिटी। अब आ गया अहमदाबाद, आ गया, लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती के रिवर पे है। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉटन मैकेनाइज्ड कॉटन मिल जो इस्टेब्लिश किया गया वो कहाँ पे, 1959 में, और इस सिटी को इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। इसको, अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे देखो आसानी से मार्केट अवेलेबल है, ठीक, रिवर है, रिवर है, हमारे पास ये एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर थे वो कॉटन ग्रो करते थे, उस रीजन में स्किल्ड लेबर मौजूद थे, इजी कैपिटल अवेलेबल था, और आसानी से लोग क्या किए, ये जो रीजन है वो इंडिया का मैनचेस्टर में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब आओ, ओसाका है, ये जापान का मैनचेस्टर है, यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है, पोर्ट अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो जो भी चीज़ है, जो एक कॉटन टेक्सटाइल जो मिल होते हैं, जो हैंड पावर लूम होता है, को बैठाने के लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए, ये रीजन में आसानी से क्या है, अवेलेबल है। तो कुछ खास है नहीं। ओसाका कहाँ पे है, जापान में है। जापान, अगर पूछा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ जापान किस को बोला जाता है, ओसाका को बोला जाता है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल कुछ रीजन है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्लेन है, प्लेन रीजन है, ठीक, जो इंश्योर करता है लैंड इजिली अवेलेबल हो जाता है, ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल हो जाता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है जहाँ पे स्पिनिंग के लिए और वेविंग के लिए सूटेबल क्लाइमेट माना जाता है, योदो रिवर है जो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करता है, मिल लेबर है जो इजिली अवेलेबल है, लोकेशन ऑफ पोर्ट है, जो पोर्ट है जो इंपोर्ट करने के लिए यानी कि किसी भी रॉ मटेरियल को माने कि एक्सपोर्ट करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए आसानी से क्या है, हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है। अब देखो, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका का, ये इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। द कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम, यहाँ पे जो कॉटन है इम्पोर्ट किया जाता है इजिप्ट से, चाइना से, इंडिया से, यूएसए से, एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड। और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको बेच दिया जाता है, तो वहीं से इंपोर्ट हुआ, वहीं पे प्रोसेस हुआ और वहीं से क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक। और लो प्राइस पे हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए जो ओसाका है एज अ मैनचेस्टर ऑफ जापान के रूप में क्या हुआ, डेवलप किया। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आता है नेक्स्ट, कुछ नहीं है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए पूरे एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझने के लिए। धन्यवाद।